नमस्कार, मैं उजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बागेश्वर उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पार्टी को विजयी बनाने में जुटे हैं। तो वहीं उपचुनाव में प्रचार के लिए सीएम धामी बागेश्वर पहुंचे। यहाँ उनका वही अंदाज देखने को मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सुबह सुबह तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर वो स्थानीय लोगों से मिलने चले गए। यहाँ उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में बातचीत की। तो बागेश्वर में हो रहे उपचुनाव का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो के माध्यम से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, जिसमें सीएम धामी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखने को मिला है, इससे लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। महान जनता ने 2023 के चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ पर एक उस समय कठिन परिस्थिति लोग बता रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़े अंतर से यहाँ से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को विजय बनाया और लगातार उन्होंने यहाँ से उनको विजय से भी बुलाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और आज भी मैं प्रातःकाल से यहाँ पर इस प्रकार लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, उत्साह और समर्थन में देखा हूँ। मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की और इस सिख की नगरी बाबा बागनाथ की भूमि से यहाँ के लोग पहली बार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में एक महिला को, एक मातृशक्ति की स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गए और इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इन दिनों कुमाऊं के दौरे के दौरान निशंक काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इसी बीच रमेश पोखरियाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तराखंड में 5 संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में है और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी विपक्षियों को भी पता लग जाएगा कि सबसे ऊंची पार्टी भारतीय जनता पार्टी और वह कार्य पर ही विश्वास रखती है। अब हरक सिंह जी क्या बोल दें क्या न बोल दें आप भी जानते हैं, मुझे उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन विजिलेंस का अपना काम है। ऐसे कांग्रेस भी बोलती है साहब सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, साहब ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे सीबीआई का अपना काम है, विजिलेंस का अपना काम है, ईडी का अपना काम है। कोई आदमी गलत करे और तब फिर आक्षेप लगाए कि नहीं नहीं उसको तो जबरदस्ती राजनीतिक क्षेत्र में, अरे राजनीति हमने दुरुपयोग नहीं किया, कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन जो समाज के बीच राष्ट्र के लिए जो अच्छा काम नहीं हुआ है, जिससे क्षति पहुंचेगी देश को, राष्ट्र को, समाज को, क्षेत्र को, प्रदेश को, उसको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो आपको बताते चले, जहां अब निशंक ने विपक्ष की तरफ निशाना साधा है, इसके साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष भगोड़ा है। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने पिछली बैठक में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को बड़ी सौगात दी। धामी मंत्रिमंडल में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% 36 आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस पर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि राज्यपाल के पास फाइल जाने के बाद उस पर मुहर लग जाएगी। विनोद चमोली ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए अपनी शहादत दी और संघर्ष किया, सालों तक सड़कों पर लड़ाई की और नौकरी से वंचित रहे, उन आंदोलनकारियों के परिवार वालों को इसका फायदा मिलना चाहिए।
तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब सरकारी नौकरी के लिए जो आरक्षण है उस पर मोहर लगा दी गई है। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने पिछली बैठक में ये आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को बड़ी सौगात दी है, क्योंकि इन आंदोलनकारियों के लिए और उनके आश्रितों के लिए ये बड़ी सौगात है, जिसमें आपको बताते चले कि जो धामी मंत्रिमंडल है उनकी तरफ से आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जो यहाँ पर आरक्षण दिया है सरकारी नौकरी में, वो 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया है और इस पर मोहर लगा दी गई। साथ ही आपको बता दें कि धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का साफ तौर से कहना है कि राज्यपाल के पास फाइल जाने के बाद उस पर मोहर लगा दी गई है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए अपनी शहादत दी, संघर्ष किया, सालों तक सड़कों पर लड़ाई लड़ी उत्तराखंड के लिए, उनको नौकरी से वंचित अब नहीं रहना पड़ेगा। आंदोलनकारियों के परिवार वालों को इसका फायदा अवश्य ही मिलेगा। बहुत समय समय प्रतीक्षा थी जो 10% का क्षेत्रीय आरक्षण आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलता था। पहले मिला है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी लगी हैं, और उसके बाद अचानक उसको बंद कर दिया गया। प्रतिबंधित हाईकोर्ट के आदेशों से उसको रोकना पड़ा। समय समय पर प्रयास हुए, हरीश रावत जी की सरकार में प्रयास हुआ, उसके बाद की तमाम सरकारों ने प्रयास किया और इसका प्रस्ताव राज्यपाल के यहाँ गया, लेकिन कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां रही होंगी संभवतः, जिसके कारण वो स्वीकृत नहीं हो पाया। फिर से सरकार ने उसको पूरा अध्ययन करा के और जो उसमें खामियां थी उनको ठीक करते हुए कैबिनेट से को क्लियरेंस दिया है और अभी 5 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, तो विधानसभा में उसको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति मिल जानी चाहिए और एक कानून बन जाना चाहिए, इसका लाभ लोगों को भी। चले आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। साफ तौर से चंदपुर हरिद्वार में भी शनिवार को 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, जहां सरकारी विभाग की तरफ से 44 संभावित मरीजों का एलिसा टेस्ट कराया गया और इसमें बताते चले कि जिस तरह से मामले लगातार डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 22 लोगों में अब तक डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तो ये तमाम जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते हुए साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अब उत्तराखंड में डेंगू की पुष्टि के बाद मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही। इसके साथ ही हरिद्वार जनपद में भी ये मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके बाद आपको बता दें, जो हरिद्वार में अब तक जो डेंगू का आंकड़ा है वो 125 तक पहुंच गया, यानी कि अब लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो साफ तौर से बढ़ते जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इससे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उत्तराखंड में लगातार मामले डेंगू के बढ़ रहे हैं और जनपद हरिद्वार में भी शनिवार को 22 लोगों में ये डेंगू की पुष्टि हुई है। सरकारी विभाग की तरफ से 44 संभावित मरीजों का एलिसा टेस्ट कराया गया, जिसमें 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसके बाद हरिद्वार जनपद में अब तक जो डेंगू का आंकड़ा है वो 125 तक पहुंच गया और अस्पतालों में लगातार डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही और लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर टेस्ट करा रहे हैं। तो खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जहां नैनी झील में एक युवक का शव मिला, शव की पहचान नहीं हो पाई, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक युवक के परिजनों को तलाश कर रही है पुलिस। तो आपको बताते चले, जहां नैनी झील से एक युवक का शव मिला है, जिसको झील से अब बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है। तो वहीं आपको बताते कि जो मृतक की शव मिला था उसको अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नैनी झील में एक
जो शव है, युवक का शव तैरता मिला है, जिसके चलते पुलिस फोर्स ने ये शव को झील से बाहर निकाला। इसके साथ ही आपको बता दें, बाहर निकालने के बाद मृतक की जो पहचान है वो अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही अभी भी पुलिस मृतक की पहचान करने में, उसके परिजनों को ढूंढने में जुटी है। तो नैनी झील में एक युवक का शव उतराता मिला है, जिसके बाद पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद शव की पहचान अभी भी नहीं हुई है। हिरासत में लेके शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से परिजनों की तलाश की जा रही है। जो ये मृतक है, कि इसके परिजन कौन है, कहाँ का है ये जो युवक है, तो तमाम जो अभियान है, तलाशी अभियान, वो चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। नैनीताल पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि झील में एक शव तैर रहा है। उस शव को हमने झील से निकाल करके और किनारे रखवाया हुआ है और अभी इसकी कोई शनाख्त नहीं हो पाई है। ये एक पुरुष का शव है, लगभग 35 से 40 साल के बीच लग रहा है और इसकी डेड बॉडी जो है 1 सप्ताह 8-9 दिन के आसपास पुरानी लग रही है और इसकी शिनाख्त के प्रयास। तो आज सुबह केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे चौराबाड़ी की ओर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ग्लेशियर फट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पर्वत श्रृंखलाओं में एक का बर्फ का जो उबाल सा आया और गनीमत ये रही कि हादसे में सभी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि इस प्रकार की घटनाएं हिमालय में पहले भी कई बार होती रही हैं। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच ये ग्लेशियर फटा है। हादसे में किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही है। लेकिन आपको बता दें कि लोगों की तरफ से बताया गया, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हिमालय पर्वत पर होती रहती है। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहाँ आज सुबह केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे चौराबाड़ी की ओर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ग्लेशियर फटा है और स्थानीय लोगों ने बताया कि पर्वत श्रृंखलाओं में एक बर्फ का उबाल सा आया और गनीमत ये रही कि हादसे में सभी सुरक्षित है और किसी को भी क्षति नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हिमालय में पहले भी कई बार होती रही हैं। तो अल्मोड़ा जनपद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में व्यापार मंडल के आह्वान पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं विधायक मनोज तिवारी ने मामले को विधानसभा सत्र में भी उठाने की बात कही। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आपको बता दें, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है, तो वही विभिन्न संगठनों की तरफ से एकजुट होकर ये जो धरना है वो दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अल्मोड़ा के गांधी पार्क में व्यापार मंडल के आह्वान पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर ये धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विधायक मनोज की तरफ से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, उनकी तरफ से अतिक्रमण हटाने की बात भी कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने मामले को विधानसभा सत्र में भी उठाने की बात कही कि ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डालने जैसा है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए वो जो निर्णय है, उस निर्णय का व्यवहारिक पहलू क्या है, कैसा, उसके बारे में क्या चिंता हो सकती है, चर्चा हो सकती है, वो पार्टी भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। हमारे जितने भी हाईकोर्ट में नामित माननीय अधिवक्तागण हैं वो और पार्टी का विधि प्रकोष्ठ बहुत अच्छी तरह से गहनता के साथ इसकी चिंता भी कर रहा है, चर्चा भी कर रहा है। जो भी उचित होगा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आनंद फानंद में कहीं पर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी कि जिससे बेवजह पब्लिक को कोई परेशानी हो। हाँ, ना राजनीति कर रहे हैं ना लोग। अब बड़े दुर्भाग्य है कि हर विषय को राजनीति के रूप में ही लोग लेते हैं। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर थोड़ा बहुत उनको भी, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि जनता के आप प्रतिनिधि हैं तो जनता को गुमराह मत करिए, जनता के सुख में दुख में उनके साथ खड़े रहिए।
तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया को लेकर विपक्षी दलों के नेता को पूरा विश्वास है कि एनडीए की सत्ता में वापसी नहीं होगी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी के अनुसार पिछले 10 सालों में देश की 140 करोड़ जनता अच्छे दिन देखने के लिए तरस गई है, लेकिन अब देश की जनता एकजुट हो गई है और इंडिया गठबंधन को अपने समर्थन दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जनता के हित से जुड़े काम करने में विफल रही है। जो गठबंधन बना वो इसलिए बना है कि जो मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये निश्चित तौर पर आप ये देख पा रहे होंगे कि लगातार हमारे लोकतंत्र पे हमला, हमारे संविधान पे हमला, और लगातार आप देख पा रहे हैं हमारी जो लड़ाई है वो देश को बचाने की। हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और इस बार सभी नेताओं ने कल तीसरी बैठक में बोला है कि सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मेन लड़ाई है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। और आप देख पा रहे हैं ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, ये जो वादे करके आए थे सारे वादे इनके जुमले साबित हुए। आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की क्या हवा निकल गई है। और आप अभी नहीं भूल पाए होंगे ये सरकार में जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है वो लगातार इस सरकार में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।